मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम राजनीतिक सामाजिकरण। किंतु उसके पहले अगर आप YouTube पर एक क्लास देख रहे हो, तो अगर आप भी कर रहे हो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय से अपनी तैयारी, तो अभी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से जारी है, जिसमें सिंघम बैच हमने लॉन्च किया है, जिसके तहत हम आपकी तैयारी करा रहे हैं ना। इसमें आप बैच को ज्वाइन करके एक जगह पे आपको सारी क्लास मिलेगी, तो सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रख के सिर्फ काम की बातें वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो केवल क्लास देखकर आप बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हो, विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ आपको नोट्स एक जगह उपलब्ध कराई जाएगी, तो इस कोर्स में आप भटकाव से बच सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, विषय पे पकड़ बना सकते हो और बहुत अच्छे अपने परीक्षा में नंबर ला सकते हो ना। सारे टॉपिक वाइज केवल एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पॉलिटिकल साइंस के लिए बैच तैयार किया गया है, जहां टॉपिक वाइज टॉपिक जाकर आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हो ना। केवल क्लास देखना आपके लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है, मैं आपको आश्वासन देता हूं, है ना। और मात्र 2,999 रुपए में आप क्लास लगाकर क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं ना। आपको टेस्ट से लेकर हर चीजें उपलब्ध कराए जाएंगे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम देने के लिए और परीक्षा में सफलता के लिए ना। केवल 500 बच्चे मुश्किल से इंटरव्यू में जाएंगे, तो अपने उस 500 बच्चों में अपने आप को आप ला सकते हो, हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, मेरे साथ तैयारी कर सकते हो, है ना। तो बिना देरी की बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस चल भी रही है, बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ऐप पे आप मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, है ना। मुझे आश्वासन है जितने लोग ये टॉप 500 में आना चाहते हैं, तो क्लास ज्वाइन करके अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें और निश्चित सफलता को प्राप्त करें। चलिए अब पढ़ते हैं राजनीतिक सामाजिकरण को जल्दी से। मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस। आज की जो क्लास होने वाली है, इसमें हम समझेंगे कि राजनीति सामाजिकरण क्या होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, है ना। सामाजिक होना राजनीति का मतलब राजनीति का समाज में प्रवेश करना, ठीक है। तो समझेंगे राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, क्या योगदान है इसका तुलनात्मक राजनीति में, या कहे कि राजनीति में, है ना। तो छोटा सा हिस्सा है हमारे तुलनात्मक राजनीति का। तो जल्दी से समझ लेते हैं हम राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है। देखिए, यहां से शुरू करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण। इसकी आम परिभाषा अगर आप देखें, राजनीतिक सामाजिकरण को कहा जाता है कि जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण। क्या मतलब होता है, अगर सामान्य में आपको बताऊं तो जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक मूल्यों का, या आप कहे कि जो राजनीतिक संस्कृति होती है ना, संस्कृति का एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण क्या कहलाता है, राजनीतिक सामाजिकरण। अब आप कहेंगे ये राजनीतिक मूल्य का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण क्या होता है। जैसे देखो, मैं एक पिता हूं, है ना, या जो मेरे पिता थे, उनके राजनीति को लेकर जो भी विचार थे, चाहे वो बीजेपी को वोट करते थे या कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते, चाहे वे उदारवादी है, समाजवादी है, मार्क्सवादी है, दक्षिणपंथी है, या जिन भी राजनीति के विचारों को मानते, पर्टिकुलर विश्वासों में, धर्म में या दबाव समूह में वो विश्वास करते, तो उनके सारे के सारे विचार अगर मैं देख रहा हूँ किसी भी माध्यम से, मैं घर में देख रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, स्कूल कॉलेज में किसी तरह का माहौल है और वहां की बातें मैं सुन रहा हूं और राजनीति के बारे में मेरे विचार बन रहे हैं, इसी को कहा दिया जाता है राजनीति का सामाजिकरण होना। तो मेरे पिता के जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, या किसी स्कूल से, कॉलेज से, समाज के किसी संगठन से, कहीं से भी मैं राजनीति के बारे में कुछ सुन रहा हूं, कुछ विचार बना रहा हूं, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा मैं कुछ विचारों को अपना रहा हूं राजनीति से संबंधित, तो इनको कह दिया जाता है राजनीति का सामाजिकरण। तो जो मेरे पिता के विचार या मेरे समाज के विचार या मीडिया के द्वारा मेरे अंदर राजनीति के विषय में जो विचार
ग्रहित किए गए हैं या अपनाए गए हैं, इनको आप कह देते हैं राजनीतिक सामाजिकरण हो रहा है। सामान्य भाषा में ये अर्थ होता है राजनीतिक सामाजिकरण का। कॉन्सेप्ट रूप में आपके मन में या आपके मानस में बहुत स्पष्ट होना अनिवार्य है। तो आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है। बहुत संक्षेप में और बहुत प्यारे शब्दों में मैंने आपको बताया है। अगर थोड़ा पारिभाषिक रूप से देखें, कुछ जो राजनीति के विद्वान कहे जाते हैं उनके नजरिए से समझने की कोशिश करें तो एक दो परिभाषा देखेंगे, उसके माध्यम से जल्दी से समझेंगे राजनीतिक सामाजिकरण को। बहुत छोटा सा ये हमारा टॉपिक है, बहुत छोटे रूप में ही इसको पढ़ेंगे। तो देखो, आप समझ गए राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। इसको ऐसा भी कह सकते कि ये राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो राजनीतिक विश्वास है ना, जो राजनीतिक विश्वास है, जो मूल्य है या जो संस्कृति है ना, इनका हस्तांतरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे परिवार है कि किसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो आप कहेंगे कि परिवार के माध्यम से, है ना, स्कूलों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से स्पेशली बच्चे सबसे ज्यादा राजनीतिक चीजों के बारे में सीखते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक एजेंट कहते हैं। प्राथमिक एजेंट, ये प्राथमिक एजेंट होते हैं स्कूल और परिवार, क्योंकि यहाँ से बच्चा सबसे पहले अपने राजनीतिक विचार बनाता है। वो उसमें इतनी समझ नहीं होती, वो डायरेक्ट किसी के विचारों को अपनाता है और राजनीति के प्रति एक धारणा बना लेता है। जैसे मेरा बच्चा है, शुरू से मेरे घर में ये माहौल है कि बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है हमको नहीं पता, वो कुछ अच्छी चीजें बता देंगे कि कैसे कांग्रेस ने देश के विकास में, आजादी में लड़ाई लड़ी है, गांधी जी का क्या योगदान रहा, नेहरू ने कितने अच्छे काम किए, इंदिरा गांधी कैसी नेता रही जिन्होंने गरीबी हटाओ के लिए काम किया, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, एक बीच के मध्यम विचारों वाली है। क्योंकि पिता कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं बच्चा हूं, मुझ में समझ नहीं, मैं भी उसी का प्रचार कर रहा हूं। तो देख रहे हो किस तरीके से राजनीति का सामाजिकरण हुआ है मेरे अंदर। तो इसी को कहा जाता है राजनीतिक सामाजिकरण। तो प्राथमिक एजेंट इसमें परिवार की भूमिका थी, तो इनको प्राथमिक एजेंट कहा जाता है। जबकि आप जब देखोगे कार्यस्थल, जब आप जहां काम वाम करने जाते हो बड़े हो जाकर, वहां के जो माहौल से आप सीखते हो, ठीक है, कार्यस्थल के माध्यम से, या जो आपके सहकर्मी होते हैं, ठीक है, जो आपके मित्र होते हैं, जो विभिन्न समूह होते हैं जिनसे आप जुड़े होते हैं, है ना, विभिन्न समूह होते हैं जिनसे आप जुड़े होते हैं, जो मीडिया होती है, मीडिया होता है, ठीक है, ये होता है मीडिया। जो मीडिया होती है, इनके द्वारा आपके जो विचार बनाए जाते हैं, इनको कहते हैं, ये द्वितीयक एजेंट होते हैं, ये बाद में आते हैं, द्वितीयक एजेंट इनको कहा जाता है। तो ये द्वितीयक एजेंट है जिनके माध्यम से राजनीतिक सामाजिकरण होता है। ठीक है, दो एजेंट मैंने आपको बताया, है ना। वो आप इसको आम भाषा में या थोड़ा सा तकनीकी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण जो है, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है, राजनीतिक सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप क्या बनते हैं, जैसे उदारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, ठीक है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, रूढ़िवादी, राजकतावादी, आदि 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 बनते हैं। जैसे देखो, जैसे विचारों को, जैसे विचार आप राजनीति के प्रति सीखते हैं, देखते हैं, जिनके विचारों से प्रभावित होते हैं, तो आप वैसे बन जाते हैं। तो इसको कह दिया जाता है राजनीतिक सामाजिकरण। जैसे आप महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ोगे
तो महात्मा गांधी अराजकतावादी, राज्य की बात नहीं करते, और राजनीति या राजनेताओं को अच्छे नजरिए से नहीं देखते, संसद को अच्छे नजरिए से नहीं देखते, तो आप गांधीवादी हो जाओगे। कि आप कहेंगे यार लोग अपना विकास खुद करें, क्या संसद की जरूरत होती है, सरकार भ्रष्टाचारी होती है। तो आपका राजनीतिक सामाजिकरण कुछ ऐसे हो जाएगा। मार्क्स को पढ़ोगे तो आपके विचार अलग हो जाएंगे। तो जब कोई किसी विचारों से प्रभावित होकर आप पर्टिकुलर किसी विचारधारा का समर्थन करने लगते हो, तो आपका सामाजिकरण हो चुका है उस विचारधारा के प्रति। इसको सामान्यता ऐसे समझा जाता है। ये होता है राजनीतिक सामाजिकरण। क्लियर है यहां तक? अब कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसके माध्यम से आप व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक सामाजिकरण में शामिल होते हैं, या कुछ व्यक्तिगत कारक होते हैं जो आपका राजनीतिक सामाजिकरण करते हैं, और कुछ सार्वजनिक कारक होते हैं। इनको देख लेते हैं जो राजनीतिक सामाजिकरण करते। तो जो राजनीतिक सामाजिकरण है, सामाजिकरण के व्यक्तिगत कारक, मतलब व्यक्ति के स्तर पर व्यक्तिगत कारक, मतलब व्यक्तियों के स्तर पर राजनीतिक जब सामाजिकरण होता है तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत कारक। जैसे इसमें आता है परिवार, ठीक है, सामाजिक आर्थिक श्रेणी, जैसे पर्टिकुलर एक समाज में आप रहते हो, जिस स्थिति का वहां का समाज है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, उनके जैसे विचार है राजनीति के प्रति, बच्चे डायरेक्ट वैसे विचार अपना लेते हैं, है ना। अगर किसी समाज में धारणा है गरीबों में कि सरकार सिर्फ शोषण करती है ना, वोट नहीं डालेंगे, या वोट डालेंगे धन लेकर डालेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, वो भी धन मांगेंगे राजनेताओं से कि हमको पैसे दो, हम वोट दे देंगे। तो ये देखो वही सीखता है बच्चा। तो जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया है जहां राजनीतिक समाज में आती है, इसको कह दिया जाता है राजनीतिक सामाजिकरण, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, शिक्षा से जो बच्चों के विचार बनते हैं, परिवार से बनते हैं, समाज से बनते हैं, और जो स्थानीय वातावरण होता है ना, तो इन वातावरण से जो बच्चों के प्रभाव बनते हैं, इनको व्यक्तिगत कारक कहते हैं, जिससे सामाजिकरण होता है। और दूसरे सामान्यता होता है सामान्य कारक, सामान्य कारक जिनकी वजह से राजनीतिक सामाजिकरण होता है। तो आप देखोगे राजनीतिक वातावरण, जैसे राष्ट्र का राजनीतिक वातावरण, जैसे केरल में आप हो तो आपका वहां का वातावरण है साम्यवाद का, है ना, कम्युनिस्ट का, तो आप अपने आप कम्युनिस्ट हो जाओगे, तो वातावरण ऐसा है ना। मध्य प्रदेश में आप बहुत जगह रहते तो ऑटोमेटिक आप बीजेपी के समर्थक हो जाओगे, क्योंकि आसपास का वातावरण वैसा है। तो आपका सामाजिकरण कुछ उस तरीके से कर दिया जाएगा। आप मुस्लिम हो तो आपको इस बात के लिए शुरू से प्रेरित किया जाएगा कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी, उसको वोट मत देना, आप अपने आप कांग्रेस के समर्थक हो जाओगे। तो ये होता है राजनीतिक सामाजिकरण, समझे आप। इसके माध्यम से व्यक्ति के विचार बना दिए जाते हैं, तो कहा जाता है राजनीतिक सामाजिकरण। आगे सामान्य कारक में आप देखोगे राजनीतिक वातावरण, मैंने आपको बताया। अगला मैं बता रहा हूं मीडिया। मीडिया जैसे विचार और सब चीजें करती है, वैसे विचार आपके बनते चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्य की स्थिति, है ना, जैसे केरल की मैंने बात बताई, राज्य में जैसी स्थिति है वैसे आपके विचार बन जाते। वैश्विक घटनाएं, जो भी वैश्विक घटनाएं घटती है या जो राजनीतिक घटनाएं घटती है, इनसे आपके राजनीतिक विचार बनते हैं। तो ये जिम्मेदार होती है किसके, सामान्य कारक के, है ना, जिनकी वजह से राजनीतिक सामाजिकरण होता है। बहुत सामान्य सी बात है। अब देखते हैं किसने इसका व्यवस्थित प्रतिपादन किया। एक दो थोड़ी सी राजनीति की परिभाषा देखेंगे राजनीति सामाजिकरण को लेकर, ताकि आपके विचार पुख्ता हो भैया, है ना। एग्जाम में भी इन्हीं के विचारों को पूछा जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको पता चल गया राजनीतिक सामाजिकरण का मतलब क्या होता। तो अब देखो, सबसे पहले एक व्यक्ति हुए जिन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण का विकास किया या राजनीतिक सामाजिकरण का प्रतिपादन किया। तो देखो, ये बात है जो राजनीतिक सामाजिकरण है, राजनीतिक सामाजिकरण का प्रतिपादन किसने किया, आप देखोगे तो 1959 में ना, 1959 में एक व्यक्ति हुए हमारे, एक राजनीतिक विचारक हुए जिनका नाम है H.M. हाइमन। H.M. हाइमन महोदय हुए, इन्होंने प्रतिपादन किया, ठीक है, राजनीतिक सामाजिकरण का। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, इन्होंने प्रतिपादन किया, ठीक है। किसमें प्रतिपादन किया, तो अपनी बुक, इन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम देख लो, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन
ए स्टडी इन द साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, स्पेशली ये ध्यान रख लीजिए, ये इन्होंने किताब लिखी, इसमें इन्होंने राजनीतिक जो सामाजिकरण है इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है हमारा राजनीतिक सामाजिकरण, है ना। इसका प्रतिपादन किसने किया, तो आप देख रहे हैं एच.एम. हाइमन महोदय ने अपनी बुक लिखी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसमें इन्होंने इसका विकास किया। ठीक है, जो संकल्पना है, इनने दो आयाम बताए। जो राजनीतिक सामाजिकरण है, राजनीतिक सामाजिकरण के, या इसको ऐसा करिए, राजनीतिक विकास, ये जो राजनीतिक सामाजिकरण है ये अलग से नहीं है, ये इसी में आता है कि जब राजनीतिक विकास होता है तो राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से होता है। जब लोग राजनीति में भाग लेते हैं तो मतलब राजनीति का विकास हो रहा है, तो राजनीति का विकास राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से होता है ना। तो इसको राजनीतिक विकास को इस तरीके से देखा जाता है। जो राजनीतिक विकास की संकल्पना है हाइमन ने जो बताया, इसमें क्या होता है, जैसे देखो राजनीतिक विकास की राजनीतिक विकास कैसे होता है, तो एक होता है राजनीतिक सामाजिकरण द्वारा। जब राजनीतिक सामाजिकरण होता है तो इसका मतलब होता है राजनीतिक विकास हो रहा है। दूसरा होता है राजनीतिक पर संस्कृति ग्रहण, कि जब राजनीति दूसरी संस्कृति को ग्रहण करती है और अपना विकास करती है तो इससे भी राजनीतिक विकास हो रहा है ना। तो एक कारण होता है राजनीतिक विकास का सामाजिकरण, तो हम अभी उसी को देख रहे हैं, राजनीतिक सामाजिकरण को। अब आगे देखिए, कुछ और अच्छी परिभाषा हम देखते हैं। तो सबसे मुख्य विचारक है तुलनात्मक राजनीति के, आप जानते हैं, जिनका नाम है आमंड एंड पावेल। आमंड एंड पावेल, देखो इन्होंने क्या कहा है राजनीतिक सामाजिकरण को लेकर, इनकी परिभाषा है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है द कंपैरेटिव, है ना। क्या नाम है इनकी बुक का, इनकी बुक का नाम है द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, याद रहनी चाहिए आपको, डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, ये इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने इसमें इन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषा दी, है ना। क्या कहा है इन्होंने, देखो इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है या क्रमिक रूप से बदला जाता है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक संस्कृति होती है, जो सबकी विचारधारा या सबके विचार अलग अलग होते हैं राजनीति के प्रति, कि हर लोग पर्टिकुलर तरीके से राजनीति में भाग लेते हैं, अपनी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, उस हिसाब से वोट डालते हैं, राजनीतिक संस्कृति होती है। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या करता है, तो राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखता है कि वही जो सबके विचार होते हैं, वो विचार, वो संस्कृति अपने बच्चों को दे देते हैं, वो उसी तरीके से वो राजनीति में भागीदारी करते हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है, जो राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखता है और या उसको धीरे धीरे बदलता है। तो इन्होंने इसको ऐसे बताया है, हमारे आमंड और पावेल महोदय ने परिभाषा दी है राजनीतिक विकास की। ठीक है, ये कहते हैं कि जो आगे इसमें इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है, राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा
राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण और परिवर्तन किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति बची रहती है, उसकी रक्षा की जाती है, और अगर जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव किया जाता है। तो ये हमारे आमंड एंड पावेल के विचार है राजनीतिक सामाजिकरण को लेकर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा राजनीतिक सामाजिकरण है ना, अब आगे बढ़ते हैं, और जो राजनीतिक सामाजिकरण है इसकी क्या विशेषताएं हैं। राजनीतिक सामाजिकरण की यहां हम देखते हैं विशेषता। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है, यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। क्या मतलब हुआ, तो देखो जो राजनीतिक सामाजिकरण है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मतलब ये दिखता नहीं है, ये मस्तिष्क के स्तर पर होता है कि हम विचारों से प्रभावित होते हैं और उसके माध्यम से राजनीति में भाग लेते हैं, वोट देते हैं, सब चीजें करते हैं ना। जैसे आमंड एंड पावेल ने क्या कहा, इसके माध्यम से हम राजनीतिक संस्कृति की रक्षा करते हैं, है ना, उसको बढ़ाते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। तो हम राजनीति के प्रति अपने विचार बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम राजनीति से प्रभावित होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण की पहली विशेषता क्या है, ये कि एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। ठीक है। दूसरा आप कहेंगे कि यह जो है ना, यह सीखने, राजनीतिक सामाजिकरण जो है यह सीखने और सिखाने की क्रिया है। क्रिया है ना। जैसे राजनीतिक सामाजिकरण सीखने और सिखाने की क्रिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो हमारे माता पिता से सीखा, जो राजनीति के प्रति विचार बनाए, अपने अनुभव से सीखा, इन विचारों को अपने बच्चों में हस्तांतरित करना, अपने बच्चों को सिखाना, उनमें राजनीति के बारे में चेतना जागृत करना। तो इसके माध्यम से हम खुद भी सीखे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। इस तरीके से राजनीतिक सामाजिकरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जा रहा है। जैसे अपने भारत में देखेंगे तो हमारे क्या मूल्य हम सीखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है बीच का। तो ये विचार हमारे माँ बाप में भी है, वही हमको सिखा देते हैं और हम उनको सीखकर आगे वो कर देते हैं। ऐसे ही भारत की राजनीति जो चल रही है, तो भारतीय राजनीति के अपने मूल्य है जो संविधान में निहित है, तो वही सभी की हमारी राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक सामाजिकरण है। समझ गए। तो ये सीखने और सिखाने की क्रिया है। तो पहले हम सीखते हैं, उनको अनुभव में उपयोग करते हैं, उससे सीखते हैं और अपने बच्चों को सिखा देते हैं। तो यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, राजनीतिक सामाजिकरण। तीसरा अगर हम इसकी विशेषता देखें राजनीतिक सामाजिकरण की, तो वह यह है कि देखो तीसरी विशेषता होगी जो राजनीतिक सामाजिकरण है। राजनीतिक सामाजिकरण का राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण का जो राजनीतिक विकास है और जो राजनीतिक संस्कृति है, इनसे घनिष्ठ संबंध है। आप देख रहे हो ना, ये सब चीजें एक साथ में चलती है, अलग अलग नहीं है। जब राजनीतिक विकास हो रहा है मतलब लोग ज्यादा भागीदारी कर रहे हैं और जैसे उनके विचार है वो दूसरों को सिखा दे रहे हैं। तो राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, इनमें एक घनिष्ठ संबंध नजर आता है। ठीक है। अगली विशेषता क्या है राजनीतिक सामाजिकरण को? राजनीतिक सहभागिता से मापा जाता है। जितने ज्यादा लोगों की राजनीति में सहभागिता हो रही है मतलब उतना ज्यादा राजनीतिक सामाजिकरण होता है। तो इससे हम इसे माप सकते हैं। ठीक है। तो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है ये कैसी प्रक्रिया है? तो आप देखोगे राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी है। ठीक है, अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देती, ये धीमी है और एक क्रमिक प्रक्रिया है ना। एक क्रम से चलते रहती है, धीरे धीरे, हमको उस तरीके से दिखाई नहीं देती है ना। धीरे धीरे बच्चे अपने आप इसको सीखते हैं। ये ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है, ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है ना। हमेशा हम सीखते रहते हैं, हमारे राजनीतिक विचार बदलते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे विचार, कभी इस पार्टी का हम समर्थन करते हैं तो कभी दूसरी पार्टी की भी कुछ अच्छी चीजें हमको अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है ये
ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक विशेषता हमने देखी राजनीतिक सामाजिकरण की। अब देखिए यहां पर अगली चीज हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है, इसको कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, या आप कहेंगे तत्व, ऐसे कौन से तत्व है जो राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला तत्व एक होता है जिसको हम कहते हैं सजातीयता, है ना। सजातीयता का मतलब होता है कि जहां एक समान समाज होता है, जहां लोगों के विचार ज्यादा से ज्यादा एक जैसे होते हैं, तो आसानी से एक हमारी बातों को हमारी अगली पीढ़ी तक बहुत आसानी से पहुंचा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं सजातीयता। तो जहां सजातीयता होती है वहां बहुत अच्छे से राजनीतिक सामाजिकरण हो जाता है। जैसे यूके यूएसए में, वहां परंपरागत रूप से दो दल चलते हैं, तो पूरे के पूरे समाज में दो पक्ष होते हैं, जो एक का समर्थन करते हैं, दूसरा उसका समर्थन करते हैं। तो सजातीयता होने से सामाजिकरण बहुत अच्छे से होता है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं असमरूपता। असमरूपता या असजातीयता आप इसको कह सकते हैं। असमरूपता या असजातीयता क्या होती है, तो जहां समाज, जैसे भारत जैसा समाज, जहां का समाज बहुत डाइवर्स होता है, बहुत यहाँ क्या होती है, विविधता होती है, तो वहां एक व्यवस्था को दिखाई देती है कि जहां जितनी विविधता होती है, तो जो सभी समाज होते हैं, छोटे छोटे जो समूह होते हैं या दल होते हैं, है ना, तो सभी लोग अपना अपना हित करना चाहते, तो अपने अपने दबाव समूह के माध्यम से, अपने अपने माध्यम से अपने मूल्यों को, अपनी विचारधारा को अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उनके जो राजनीतिक विचार है, जो अधिकार है, उनकी वो मांग कर सके। तो इसमें भी राजनीतिक सामाजिकरण बहुत अच्छे से होता है, जब लोग खुद अपनी मांगों को रखने के लिए अपने मूल्य अपने बच्चों को जबरदस्ती देते हैं, ताकि उनको अपना हित बनाए रखना है। तो एक अच्छी चीज होती है यहाँ अपने आप क्या होता है, राजनीतिक सामाजिकरण होता है विजातीयता में, है ना। लोगों की अलग अलग राय होती है अलग अलग मुद्दों पर, है ना। तो विविधता में ये अच्छा देखने को मिलता है कि सभी लोग फिर अपने अपने विचारों और अपने अपने हित के लिए सोचते हैं, तो राजनीतिक सामाजिकरण वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये दूसरी चीज है जो राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक चीज और होता है कि जो सामाजिक या जो राजनीतिक सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति होती है, इसका भी राजनीतिक सामाजिकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जहां की जैसी स्थिति होती है वहां उस तरीके से राजनीतिक सामाजिकरण होता है। बेसिकली ये तीन मुख्य तत्व है जो राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के एक चीज देखते हैं कि जो राजनीतिक विकास है इसके एजेंट कौन है, इनके द्वारा राजनीतिक सामाजिकरण होता है। चूंकि तो हम देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के एजेंट। यहाँ क्या देखेंगे, तो राजनीतिक सामाजिकरण है कि कैसे होता है, किनके द्वारा होता है, इसके एजेंट कौन है ना, कैसे समाज में ज्यादा से ज्यादा होता है। तो पहला जिनके द्वारा होता है इसको कहते हैं परिवार। एजेंट मतलब जिनके द्वारा राजनीतिक सामाजिकरण होता है। तो परिवार जो है ये सामाजिकरण जो है ना, सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला है। ठीक है ना, परिवार जो है ये राजनीतिक सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला है। इसके द्वारा सबसे ज्यादा राजनीतिक सामाजिकरण होता है। जैसे आपने देखे होंगे, मान लीजिए आपके पिताजी व्यापारी है, उनकी अपनी हमेशा कुछ मांग होती है राजनीति से। तो घर में जब भी माता पिता भाई बहन ताऊ सब बैठे होते तो राजनीति पे बातें चलते रहती है। कोई रिश्तेदार आते हैं तो राजनीति पे बातें चलते रहती है, यार कि ये पार्टी ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, ये पार्टी इतना टैक्स बढ़ा रही, हमको इसके लिए आंदोलन हड़ताल करना है, वोट नहीं देना है। कोई मजदूर है वो बात करता है कि सरकार रोजगार नहीं बढ़ा रही है ना, या रोजगार नहीं दे रही, वेतन नहीं बढ़ा रही है ना, मिल अगर कहीं काम करते किसी चीज से एम्प्लॉय होते, सबके हित होते, या कांग्रेस की ये चीज अच्छी है बीजेपी की ये चीज बुरी। घर में जब ऐसे चर्चा होती है ना तो बच्चा सिर्फ सुनता है और उसके विचार बना लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि परिवार जो है प्रथम प्रयोगशाला होती है ना सामाजिकरण की। तो पहला एजेंट परिवार होता है। दूसरा एजेंट होता है शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान
है ना। जैसे स्कूल कॉलेजों में बहुत सारे सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, शुरू से एक्टिविटी होती है, या शिक्षक ये जब राजनीति की बातें करते हैं तो कुछ विचार बच्चे सीखते चले जाते हैं, है ना। उनको लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है, स्कूलों में बेसिक एजुकेशन सब बच्चों को दिया जाता है। तो वहां से जब बातें बताई जाती है लोकतंत्र की, अधिकारों की, कर्तव्य की, संविधान की, तो बच्चे वहां से भी सीखते हैं, अपने विचार बनाते चले जाते हैं ना। वहाँ कुछ लोग आते हैं, वक्ता अपने विचार हमेशा रखते हैं स्कूलों में शिक्षक के द्वारा, और वहाँ के माहौल से, आपसी में, मित्र मंडली से जो भी बातें बच्चों की होती है, इसके माध्यम से भी उनका राजनीतिक सामाजिकरण होता है। तीसरा सामाजिकरण किसके द्वारा होता है, तो आप देखोगे जो समूह होते हैं, समाज, है ना, समाज के जो समूह होते हैं, या जो हमारी मित्र मंडली होती है ना, या वयस्कों के जो समूह होते हैं, वयस्कों के समूह, जब बच्चा बड़ा होकर अपने दोस्तों में जाता है, ग्रुप में जाता है, उसका थोड़ा सा समाज से वो मिलता है, तो वहां जब चर्चा सुनता है सामाजिक कार्यक्रमों में, कुछ भी चीजों में, तो इस तरीके से समाज के समूह के द्वारा वो राजनीति के बारे में अपने विचार बनाता है, धारणा बनाता है, या कुछ भी करता है। ये जब चुनाव के समय सब प्रचार और सब चीजें होती है, उसमें बच्चे भी लोग भी शामिल होते हैं, तो जिधर उनका रुझान हो जाता है वैसे उनके विचार बन जाते हैं, तो वैसा उनका राजनीतिक सामाजिकरण हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे जनसंचार या मीडिया के द्वारा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया आज के समय में आ गया। जैसे जैसे विचार है उनसे इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं, जो उनके विचारों से समीप बैठते हैं, तो टीवी पर देखते, सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, वैसा जो राजनेता से प्रभावित हो, जैसे मोदी जी, उनके प्रभाव के कारण कितने लोगों का सामाजिकरण बीजेपी की तरफ हो गया। तो जनसंचार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका समर्थन किया है चार्ल्स मेरियम ने माना है कि भैया जनसंचार के द्वारा सामाजिकरण बहुत बढ़ता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। इसमें देखो टेलीविजन आता है, पेपर आ जाता है, आजकल आ जाता है सोशल मीडिया, इसके माध्यम से ज्यादा जनसंचार और राजनीतिक संचार हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप पांचवा देखोगे जो दबाव समूह होते हैं समाज में। अगर आप किसी पर्टिकुलर समाज के, तो समाज का एक समूह होता है जो अपनी बातें और मांगे रखता है ना। इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटी होती है, संगठन होते हैं, आप पर्टिकुलर जाति के हो, आप पर्टिकुलर वर्ग के हो, जैसे किसान हो, किसानों का एक दबाव समूह होता है, वो जैसी मांगे रखता है वैसे आपके विचार बनते हैं। आप व्यापारी से संबंधित हो, व्यापारियों के संस्थान होते हैं, ऑटो चालक के अपने दल समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, व्यापारियों के हो जाते हैं, स्कूल के होते हैं, संगठन के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, समाज के होते हैं। तो सब लोग जैसे जैसे विचारों का प्रचार करते हैं, है ना, अगर किसी धर्म के हो तो धार्मिक दबाव समूह होते हैं, वैसे आपके विचार बनते चले जाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से होता है। राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल ये प्रचार करते हैं, इनके माध्यम से बहुत ज्यादा राजनीतिक सामाजिकरण होता है ना। राजनीतिक दल के माध्यम से राजनीतिक सामाजिकरण। जो जयंतियां होती है, अगला एक और सातवां अगर आप देखो, जैसे गांधी जयंती, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इनके माध्यम से भी राजनीतिक सामाजिकरण संपन्न होता है। अब राजनीतिक सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत या आलोचना देखते हैं। देखो कुछ क्या इसके कुछ सिद्धांत देख लेते हैं, या आप कहेंगे आलोचना। राजनीतिक सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत देख लीजिए या कुछ आलोचना देख लीजिए। ठीक है, या इसको कहते हैं नकारात्मक व्याख्या। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल, इन्होंने इसकी नकारात्मक व्याख्या की, इसकी सामाजिकरण की। सामाजिकरण की इन्होंने नकारात्मक व्याख्या दी। इन्होंने कब की? 1984 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है, इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है यह व्यक्ति की सोच को संकुचित करता है। अब देखो राजनीतिक सामाजिकरण व्यक्ति की सोच को कैसे संकुचित करता है यार, कि देखो आपने जो राजनीति के प्रति अपने विचार बनाए हैं, आपका जो राजनीतिक सामाजिकरण हुआ, आपने जो अपने पिता, समाज, स्कूल, कॉलेज, इधर धार्मिक संस्थानों से सुना, जो राजनेता ने आपको बताया, आपने वैसे ही मान लिया राजनीति को। क्या आपने आपके विचारों का प्रयोग किया?
क्या आपको ये स्वतंत्रता थी उस मायने में कि आप किसी को चुने, स्वतंत्र रूप से अपने विचार बनाए, देखे, तब राजनीतिक सामाजिकरण में शामिल? उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति को जो बता दिया जाता है वो भले झूठ हो, व्यक्ति उसको मान लेते, इससे क्या होता है, ये व्यक्तिगत सोच को संकुचित करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये अधीनता को बढ़ाती है, आप अधीन हो जाते हो, है ना, आप किसी पार्टी के अधीन होते हो, किसी अधीनता को बढ़ाता है, किसी राजनेता के अधीन हो जाता है, आपकी स्वतंत्र सोच को ही खत्म कर देता है, इसलिए इन्होंने नकारात्मक कहा। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने नकारात्मक व्याख्या की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है आई.एफ. स्टोन। आई.एफ. स्टोन महोदय ने भी इसकी नकारात्मक व्याख्या की और इसने बताया कि हर सरकार जो होती है, हर सरकार झूठ से चलाई जाती है। आप भी देखो, सरकार चुनाव में कितने वादे करती है, क्या करती है और कितने को पूरा करती है। अपने को ऐसा बताने की कोशिश करते हो कि जनता की सेवा के लिए, पर वो खुद ही की सेवा करते रहते हैं। खुद कैसे भ्रष्टाचार करे, कैसे संपत्ति बनाए, ज्यादा से ज्यादा अपना हित करे, इसके लिए चलती है। तो उन्होंने कहा कि हर सरकार झूठ से चलाई जाती है। ठीक है ना, तो उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर सरकार झूठ से चलाई जाती है, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि सब सरकार अपना अपना हित देखती है। ये बात हमारे स्टोन महोदय ने कही। इसके अलावा एक व्यक्ति और हुए, है ना, उन्होंने भी राजनीतिक सामाजिकरण पर अपनी बात कही। देखो, ये है चेकोस्लोवाकिया, है ना, एक राष्ट्र है, आपने नाम सुना होगा इसका, चेकोस्लोवाकिया। यहां के पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है वैकेल हावेल। वैकेल हावेल। ठीक है, इन्होंने बताने की कोशिश की राजनीतिक सामाजिकरण, कि राजनीतिक सामाजिकरण ऐसा हुआ, करण को लेकर कहा कि आज भी दुनिया में कुछ लोग जो सब्जी बेचने वाला, कि जो सब्जी बेचने वाला ना, इसका सामाजिकरण देखो कि एक, इन्होंने बताया कि एक सब्जी बेचने वाला आज भी इस झूठ में जी रहा है, आज भी इस झूठ में जी रहा है कि आज भी इस झूठ में जी रहा है कि विश्व के मजदूरों या दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ना। स्लोवाकिया में एक मजदूर को इन्होंने देखा, वो उसको लगता था कि दुनिया में मार्क्सवादी क्रांति होगी, मजदूर लोगों का शासन आएगा, दुनिया में सब लोग समान हो जाएगा। चूंकि उसने कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़े, तो आज भी वो झूठी भावना में जी रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो राजनीतिक सामाजिकरण से आप सीखते हो, पढ़ते हो, सही हो। तो राजनीति अपने तरीके से नहीं चलती। ठीक है, तो लोग कैसे गलत आदर्श बना लेते हैं और उन पर टीके रहते हैं ना, तो इस बात को लेकर वैकेल हावेल ने कमेंट किया है। तो मुख्यतः एक इसकी आलोचना भी की जाती है राजनीतिक सामाजिकरण की। ये मुख्यतः क्या है, एक यथास्थितिवादी कल्पना है, यथास्थितिवादी कल्पना की जैसी स्थिति है उसको बस बनाए रखना चाहती, मुख्यतः उदारवाद से प्रभावित ज्यादा है, ये ऐसा नजर आता है। तो यहाँ पर हमारा राजनीतिक सामाजिकरण समाप्त होता है। बहुत ध्यान से और अच्छे से हमने राजनीतिक सामाजिकरण को समझने की कोशिश की है। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे राजनीतिक संचार। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, खूब अपनी पढ़ाई करिए और इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।